आज क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 3। आज का मुख्य जो टॉपिक है उसका नाम है स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए, इस संसार को केवल मेल नहीं चला सकता है, इस संसार को चलाने के लिए फीमेल की भी आवश्यकता होती है। मेल के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है, कैसे प्रक्रिया होती है और कौन कौन से उसके अंदर किस पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे ये जीवन के जो एक एक पल है वो बिताता है और अपने परिवार को, अपने जात को बनाए रखता है। पूरा क्या क्या उसके अंदर निर्माण होता है हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। तो आज स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते तब तो स्त्री जनन और आशीष से बारे तब तक खत्म करेंगे। स्त्री जनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या है, कौन कौन सी प्रक्रिया आपकी होती है उसके बारे में। चलो, जंग आप पुरुष में बताए थे ना, पुरुष में एक प्रमुख जनन अंग होता है जिसका नाम आपने वृषण बताया था। इसी तरीके से स्त्री में एक प्रमुख जनन अंग होता है जिसका नाम क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी में इसको ओवरी कहते हैं। और आपको हम बता देते हैं कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणी गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनी के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। माने जहाँ पुरुष में वृषण की संख्या 2 होती है, उसी तरीके से स्त्री में भी अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अरे दोनों देखिए लटका रहता है, नीचे हेंगलिया के लटका रहता है। अभी हम आपको चित्र दिखाएंगे, आप लोग तो हकीकत में देख सकते हैं, लेकिन हम लोग चित्रों से देकर काम चलाएंगे। तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हालांकि ये वृक्क के पीछे स्थित होता है, किडनी जो होता है ना, किडनी के पीछे है, जो किडनी यहाँ पर होता है उसके पीछे पाया जाता है, लेकिन फिर लटका रहता है। आप कहिएगा कि प्रत्येक अंडाशय में अंडाशयी स्नायु पाई जाती है, फिर ये जा कर के गर्भाशय में मिली होती है, फिर अंडवाहिनी पाई जाती है। जगह शुक्रवाहिनी उसमें पाया जाता था ना, जहाँ से शुक्राशय शुक्राणुओं को निकाल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता था, इसी तरह से इसमें अंडवाहिनी पाई जाती है। अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफियम पुटिकाएँ होती है। हैया और ग्राफियम पुटिकाएँ एक हिंदी में कहा जाला फैलोपियन नलिका। इसी में जनन की क्रिया संपन्न होती है, जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये लिंग हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन का भी स्रावन करता है। कभी आपको मैं चित्र से दिखाऊंगा कि कैसे स्त्री गर्भ को धारण करती है, कभी मौका मिलेगा आपको तो यहाँ पे एलईडी लगा दिया जाएगा बड़का, वह माने सीडी, और उसी में बड़का लगा करके दिखाया जाएगा केंगा माने शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, केंगा जनन होता है, कैसे शुक्राणु जाके मिलता है। केंगा देखा 6 दिन तक वो घूमता रहता है, शुक्राणु अंडाणु घूमता है। भैया अंदरवा गतिशील ना रहेला, बाहर थोड़े निकलने की बात होती है। अंडाणु जब गतिशील ना हुई तो पेटवा में रही तो जनन कर लब का फैलोपियन नलिका माता नहीं अंडाणु निकल करके बनता है। तो कभी वक्त मिला कल ही बता देंगे आपको, पहले तो जान जाते हैं इसके बारे में। स्त्री में एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। जैसे पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरॉन, याद है, पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन होता है जो शुक्राणुओं को बनने में सहायता करता है। उसी तरीके से स्त्री में प्रोजेस्टेरॉन होता है जो अंडाणु को बनने में सहायता करता है। क्या सुने आप, सीखे कुछ? हमने आपको बताया कि जो स्त्री होती है उसमें क्या पाया जाता है, अंडाशय। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। कहाँ पाई जाती है, गर्भाशय के नीचे, दोनों बगल लटका रहता है अंडाशय की संख्या। ये अंडवाहिनी से जुड़ी होती है, इसी अंडवाहिनी से अंडाणु निकलते रहते हैं। और जिस तरीके से पुरुष के वृषण में शुक्राणु को बनाने में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन से योगदान देता है, उसी तरीके से स्त्री के अंदर अंडाणु को बनने में प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और कुछ बातें आपको बता दें, जैसे
आपको मैं लगातार डिस्कशन करते रह रहे हम लोग कि नर जनन अंग का प्रमुख जो अंग होता है उसका नाम होता है वृषण। तो स्त्री जनन अंग का प्रमुख अंग का नाम है अंडाशय। मत भूलिएगा इसको। अब भुलाने के लिए थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं। अंडाशय होता है। आपको बता दें सहायक जनन अंग के बात जब करेंगे आप तो पहला इसमें आता है अंड वाहिनियाँ, इसी को कहते हैं फैलोपियन नलिका, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब। यह एक जोड़ी होती है। देखो पतरका एक बहना निकला है। इधर थोड़ा सा मैं आपको पहले चित्र से दिखा देता हूँ कि आप कुछ पढ़ाएंगे किताब में हमको। आइए आइए आपका है ये वाला देख रहे हो। आइए आपका है स्त्री जनन तंत्र का चित्र, आप अपने किताब में देख सकते हैं। और देखो लिखा भी है स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र। आरेखीय मतलब आरेख रूप में दिखाया गया है। देखो यही आपका एक यहाँ पर देख रहे हो लाल रंग का, और एक यहाँ पर, इसी को अंडाशय कहते हैं। यही 2 अंडाशय की संख्या देख लो। कितने अंडाशय हैं? ए बाबू क्या कर रहे हो भाई? यहाँ देखो 2 अंडाशय है। कितने अंडाशय हैं? 2 अंडाशय। यार तो नहीं पढ़ो। हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करना है, हिंदुस्तान का झंडा नहीं झुके, हिंदुस्तान में ऐसा डॉक्टर को पैदा करना है जो पूरा देश कहे कि हिंदुस्तान जैसा डॉक्टर किसी देश में नहीं। इस सब आपको बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा पढ़ाई पर। आपको एक एक पॉइंट को जानना पड़ेगा। अभी ना कि स्त्री को देखिए ना हमारे MCA ने क्या होता, अब लगला पेट टूबे के क्या नहीं क्या होता उनमें थोड़ा होगा। आपको इतना अनुभव लगना है कि देख कर बता दे आप कि क्यों नहीं आ रहा है। इन्हें कि अब डॉक्टर हो गए हैं तो एक बार जा रहे हैं तो बुखार के लिए किसी अलग दवाई दे रहे हैं, दूसरे के लिए अलग दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर, मरीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन दवाई लो रहा है। डॉक्टर का मतलब होता है कि अगर एक बार दवाई दे दे तो उसका बुखार दोबारा नहीं लगना चाहिए। इन्हें ये कहेगा कि चलो 12 का इंजेक्शन तुमको लगवाइए, कोई डॉक्टर की बात नहीं होती। तो कहने का मतलब इसमें है कि इसमें 2 अंडाशय पाया जाता है। अब आप लोग इसे पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे तो कैसा बनेंगे जरा सोच लीजिएगा। तो इतना टॉप के थोड़े डॉक्टर बन जाएंगे कि हाँ एक के बारे में ठीक कर देंगे। टॉप की पढ़ाई करेंगे, टॉप के स्टूडेंट रहेंगे, टॉप की आपकी सोच रहेगी, तब टॉप के डॉक्टर बनेंगे। जान जाना। चलो तो कितनी अंडाशय होती है? इसकी संख्या 2 होती है। आई अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं गर्भाशय, त्रिभुज का अंदर देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं ना, कहाँ है? गर्भाशय है। तुम लोग देख लो। हकीकत में तो हम लोग नहीं देख सकते, तुम लोग देख सकते हो। नहीं हाँ, गर्भाशय कहाँ देख सकते हैं? चिरवा करके देख सकते हैं। जब ऑपरेशन होगा, बच्चा पेट में नहीं हो रहा, ये डॉक्टर साहब तुमने ऑपरेशन करी ना, तुम्हारे खोड़ दे चीरेगा, चीर के बच्चा निकालेगा, कहेगा देख लो तुम्हारा ये गर्भाशय दिखा देगा। समझ रहे हो? तू ना देख पाएबू, डॉक्टर चीरेगा तो कहेगा मास्टर साहब भाई देखिए ये हिंगे गर्भाशय बात हम नहीं जाके देख सकते हैं, और तो हिंगे ऑपरेशन है तो बेहोश रहेंगे। चलिए आतुल चालू तो हमने के देख सके लोग वृषण जन बर्तन सुतरंज ऑपरेशन होगा तो है क्या है अंदर वाला भाई? गर्भाशय है। इसी गर्भाशय के अंदर गर्भ का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और इसी के अंदर एक नया जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। आता लोग बताए थे हम गर्भाशय में कितने झिलिया कितने स्तर पाए जाते हैं? 3। सबसे ऊपर सबसे अंदर वाले को कहते हैं गर्भाशय अंतः स्तर, याद है? गर्भाशय पेशी स्तर और परी गर्भाशय। परी का मतलब होता है बाहर, परी का मतलब देखो कहीं भूलना मत, इसको सारा चीज़ इसमें लिख दिया गया है। हैया दकाई गर्भाशय जौन हैया फैलोपियन नलिका, जौन पतरका 2 लटका रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। इसी में जनन की क्रिया संपन्न होती है। आज देखो कीप कहाँ है? कीप ओकरा बाद से संकीर्ण पथ एकरे कहल जाला फैलोपियन नलिका। एम्पुला है, गर्भाशय बुधन, फंडस है, गर्भाशय गुहा है, कहाँ नहीं यार योनि है, सबसे बाहर है अंगोला स्त्री के। और सबसे पहले जो स्त्रियाँ देखती है अपने अंग को तो यही देखती है योनि। देख लो क्या देखते हैं आप? योनि देखते हैं। योनि के अंदर जब तनी ऐसे जाएंगे आप देखना चाहेंगे तो ग्रीवा नाल होता है। नाल मैंने नौली ग्रीवा यह हो योनि में सही हिमनिया जाता है। कौन? शुक्राणु। कौन जाता है? तनी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मैंने मजाक में ना, सीरियस होकर। ये सबसे बाहर वाला अंग होता है योनि। जनन होता है तो ये जो नलिका आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं नली, इसको ग्रीवा नाल कहते हैं। इसी से जो होता है शुक्राणु गर्भाशय के अंदर जाता है, अंडाणु से मिलता है। गर्भाशय ग्रीवा झलरी है,
तो इस तरीके से आप इसको जनन तंत्र के बारे में बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्या समझे? अंडाशय कहाँ है? लाल लाल सेव जो देख रहे हैं लटका है, कहाँ है? अंडाशय है। योनि कहाँ है? सबसे बाहर वाला हिस्सा को योनि कहते हैं, उसके अंदर वाला हिस्सा को ग्रीवा नाल, और ये अंदर के गर्भाशय की, और ये अंदर के गर्भाशय, और ये ऊपर जाओ फैलोपियन नलिका, नीचे आओ की नीचे आओ झोलरी, और दो लटका रहेगा अंडाशय। नहीं हो जाएगा? एकदम चित्र देख रहे ना, एकदम आँखी में हम चाहते नहीं कि हमारे आँखी में कैच हो जाओ, कि हमेशा यही दिखाई देते रहें बस। कि कभी भी कभी हमसे पूछे कि तने बनाई है स्त्री जनन तंत्र का, तो हम यही चाहते हैं कि क्या हो जाए, ये हमारे आंखों में समाज है। ईश्वर हमारे आंखों में इसको बैठा दीजिए कि कहीं भी हम देखें, कोई भी पूछे तो खटे तो उसको बना के दिखाएं कि देख लो ये चित्र हमने बना दिया। तुम लोग भी भगवान से विनती करो कि ये बस जाओ, दिन रात सपना में आए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं अंडाशय के बारे में। तो समझ लेना चित्र में क्या क्या होता है। हाँ, ये बना दें। अब क्या बनाए वैसे चित्र, चलो अब समझ गए। तो मुख्य जनन अंग का है स्त्री में कितनी संख्या होती है? एक जोड़ी, कभी मत भूलिएगा। अब आ जाइए सहायक जनन अंग, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। कहाँ? अबे ट्यूबा का नहीं लटकाता है यहाँ, तुमके बनवाइबे कर बस। ऐसे तो गर्भाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, ठीक है। भैया हो देख लो, लेकिन है ना अंडा से दोनों आके ये नीचे लटका था यहाँ। ये फैलोपियन नलिका है, हो गया। एक फैलोपियन नलिका कहते हैं। पहले पढ़ा दे तब आपको लिखा है, सोच रहे हैं कुछ समझ जाए। तो स्त्री में मुख्य जनन अंग का क्या नाम है? अंडाशय। हाई कौन नलिका है? फैलोपियन नलिका है। इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब सुनो, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, ये इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी या दो। है का एक यहाँ पर, एक यहाँ पर देख रहे हैं। पतली और कुंडलित नलिकाएं होती है। कुंडलित माने घूमी हुई होती है, बहुत पतली होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी वायुकोष्ठ या इन्फीडियुम्बला तुम्बका या स्टोमस या संकीर्ण पथ तथा गर्भाशय भाग में व्याहित होती है। माने ये देखो परिगर्भाशय लिखा था ना, माने ये जाकर माने जो नहीं देख रहे हैं, जो फैलोपियन नलिका देख रहे हैं, ये जाकर कहाँ खुलता है? गर्भाशय में। देखो जनन इसी नलिका में होता है। आज जनन होने के बाद जो शुक्राणु अंडाणु वगैरह होता है गर्भाशय में जाता है। गर्भ बनाना है, गर्भ क्या करना है? बनाना है। चलिए आगे इसमें कहता है कि अंडवाहिनियों के भीतर का एक बाह्य आवरण पेरिटोनियम होता है तथा इसके नीचे पेशिया आवरण होता है। इसके मुख पर कीप के आकार का झल्लेदार कीप होता है। इसके बाद का कुंडलित भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है। जौन जौन नलिका में झलरी पाया जाता है ना, झालर जिसको कहते हैं, कीप पाया जाता है ना, क्या अंगुरिया का संरचना देखो ना बनाया होगा, ऐसा ही उसको कीप कहते हैं। झलरी के ऊपर है। किससे वो जुड़ा हुआ है? फैलोपियन नलिका से। किससे? तनी याद कर लीजिए ना। फैलोपियन नलिका में ही जनन की क्रिया होती है, और फैलोपियन नलिका से ही जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं कहाँ जाते हैं? गर्भाशय में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूटेरस। देखिए यह मूत्राशय के ऊपर, कहाँ? मूत्राशय है होता है ना, ओकरा ऊपर कोई भी मूत्राशय हो जाओ या गर्भा, तो इसके ऊपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गर्भाशय। माने पेट है ये ना, पेट में गर्भाशय पाया जाता है। ये थोड़ा गर्भाशय पाया जाता है, पेट में नीचे मूत्राशय होता है। तो यह मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित होता है। यह स्नायु के द्वारा शरीर से चिपका रहता है। गर्भाशय की दीवार सरल पेशीय तंतुओं से बनी होती है। गर्भाशय की दीवार कितने पेशियों से बनी होती है? 3। सबसे अंदर वाला कहते हैं अंतःपेशीय स्तर, तब हम लोग मध्य पेशीय स्तर, तब परिगर्भाशय कहते हैं इसको। गर्भाशय कितना झीली तरह का बताया था। गर्भाशय की इतना सुरक्षित जगह है कि अगर कुछ भी हो जाए तभी बच्चा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तभी बच्चा के ऊपर क्या आता है। लेकिन औरत को चाहिए कि जब गर्भवती हो गई है, देखा ये पाठ है जो है ना आप लोग के लिए नहीं है। जो ना मेहरारू के बिया हो गए, बिया का बैठा हो जाओगे नहीं पढ़ाना है, वो पढ़ेंगे तो जानेंगे सब कुछ, समझ रहे हैं ना। इज्जत भी मिलेगा।
पढ़ के का गई होगी, हमारे से मास्टर थोड़े पढ़ा लोग के। माने अगर ये बार आती तो तनी खुलम खुला पढ़ाते तो हमें पेट ठोका तो हाँ ठीक है। चलो, गर्भाशय कहाँ स्थित होता है? हे मूत्राशय के ऊपर। मूत्राशय जान रहे हैं सब, उदमाशय जान लोगे। मूत्राशय के ऊपर स्थित होता है। तू जान जाएगी गर्भाशय सबसे सुरक्षित जगह होता है। गर्भाशय कितने झिल्ली से मिलकर बना होता है? 3। सबसे अंदर वाला क्या कहते हैं? अंत गर्भाशय स्तर कैसे मध्य स्तर परी गर्भाशय। परी के मतलब सबसे बाहर 3 गो झिल्ली से मिलकर बना होता है। कौन? जरा सोचो, हम लोग गर्भाशय 3 गो झिल्ली से मिलकर बना है। हम लोग नहीं, आप लोग का कितना स्तर माना है? हम लोग कहाँ पाया जाता है? हम लोग का वो सेरा आदमी है ना, हम लोगों में कुछ नहीं पाया जाता है। एक औरत का जिंदगी कितना दुख से बीतता है, कब तक मालूम है? कम से कम 40 साल तक। 40 साल तक बहुत कष्ट में रहती है बेचारी। 40 नहीं बता 30-35 में रह रही है। उसके बाद से तने उनको राहत मिलता है। उसके बाद से क्या मिलता है? राहत मिलता है। चलिए कोई ना बात ना, होता है लाइफ में। अगला जन्म में आप लोग लड़का बनेगा, हम लोग लड़की बनेंगे, तब बुझाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहते हैं इसमें कि गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसे एंड्रोमेट्रियन कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण अपरा के द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय के अंदर क्या रहता है? भ्रूण। क्या रहता है? अच्छा तुम सुन लो, ये भ्रूण है, भ्रूण है जा क्या है? भ्रूण। किससे जुड़ा होता है? अपरा। प्लेसेंटा अंग्रेजी में कहते हैं अपरा को। अभी आप पढ़ेंगे। अपरा का कार्य जानते हो क्या होता है? भ्रूण को भोजन देता है। हालांकि भ्रूण को भोजन कैसे मिलता है? रक्त के माध्यम से। देखते हो बच्चा कोई पेट में रहता है ना, आप तो चलो आदमी को छोड़ तो देखे नहीं होगे, लेकिन गाय चाहे भैंस अगर बच्चा देती है तो देखना उसका नाल में से नस से वो निकला होता है। बच्चा जब देती है तो नस से वो निकला होता है ना, गैया से वो से कनेक्शन रहता है आपका। जब माने बच्चा देती है तो टूट जाता है। कोई नोच देता है तो कितना ब्लड आता है, देखते हैं ना। जाना का नाभि कहा जाता है, लोग कहते हैं। तो उसी जो नसों जो नभिया से जुड़ा होता है ना, उसी से उसको भोजनवा मिलता है। समझो भ्रूण से उसको जुड़ा गया है। रक्त से ही भोजन मिलता है भ्रूण को, ये ध्यान रखना। आई कौन भोजन देता है? अपरा। अपरा के अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। ये अपरा जो होता है भ्रूण से क्या होता है? जुड़ा होता है। जब जब भ्रूण को आवश्यकता होता है, जिसका ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, भोजन की आवश्यकता हो, ऊर्जा की आवश्यकता हो, सबको कौन देता है? प्लेसेंटा। कुछ याद हुआ? भ्रूण कहाँ रहता है? भ्रूण कहाँ? मूत्राशय में कर रही है। हई देखा कह दिया भ्रूण मूत्राशय में रहता है, तो मूत्राशय गर्भाशय में रहता है ना, बकलोल का। यह भ्रूण आपका है। भ्रूण का भोजन कहाँ से मिलता है? अपरा। अपरा के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। और नाभि में नस से जुड़ा होता है, उसी के माध्यम से पूरा उसको भोजन मिलता है। बाबू आप भी छोटे होंगे, माँ के जब पेट में होंगे, हम भी छोटे होंगे, तो उसी माँ जो खाती होगी तो वही ब्लड से मिलता होगा। इसलिए उन्हें ब्लडवा कम हो जाता है। आपको याद होना चाहिए, जब औरत गर्भवती होती है तो उसका ब्लड कम हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि आयरन का 100 गोली खिलाइए। डॉक्टर कहता है कि अनार खिलाइए। डॉक्टर कहता है कि सेब खिलाइए, केला खिलाइए, नाशपाती खिलाइए, रस पिलाइए, नारियल का रस पिलाइए, नारियल खिलाइए। हल्दी दूध कहाँ होता है खिलाने के लिए? हल्दी दूध तब होता है जब देह में दर्द होता है, जब बच्चा हो जाता है तब 2 महीना पिलाया जाता है। सास माँ पिलाती है, पतोही को सेवा कराती है, सास माँ पिलाती है। तब भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? तो अपरा जो होता है प्लेसेंटा है, वो भ्रूण को भोजन देता है। याद कर लीजिए। अगर आपसे कोई कहता है कि गर्भाशय के बाद योनि, हाँ यह है योनि। योनि ये सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। योनि देख रहे हैं ना, हमने का नहीं है, माने इन लोग का लगा है, हमें लगा तो वो जो है तो है। तो योनि जो होता है स्त्री जनन तंत्र का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या होता है? योनि होता है। अंग्रेजी में इसको वेजाइना कहते हैं। ये मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच में स्थित होता है। अच्छी से मूत्र भी निकलता है, ऐसी से जो शीशन से जो वीर्य निकलता है वह भी ग्रहण करता है। हालांकि तथा शिशु के जन्म के समय ये नाल के रूप में कार्य करता है। इसी योनि से। किससे? पाठ के छोड़ दिया जाएगा, खतरनाक है। तो सर आप ही ना बोलते हैं, जब बुक में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तब पढ़ो का करना। योनि वैनु, योनि जो होता है स्त्री जनन तंत्र का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है।
इसी में पेपर में चाहिए तो नाम नहीं तो नंबर वो नहीं मिलेगा। ये तो बात सही है। हर साल यही पूछता है, या तो नर जनन तंत्र का पूछेगा नहीं तो मादा जनन, एकदम निश्चित है कि फिक्स है कि आपका। हाँ, मादा जनन तंत्र ज़्यादा पूछता है क्योंकि मादा जनन तंत्र को लड़का ही बना लेता है, लड़की भी बना लेती है, लेकिन वृषण ये लोग के ना बन पाई। तो कहने का मतलब है योनि सबसे स्त्री जनन तंत्र का सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है। इसी से मूत्र भी निकलता है, नाल होता है ना इसके अंदर वाला छेद होता है, बिना छेद का थोड़ा निकले, छेद होता है माने। इसी से अजियात कला सबसे बाहर वाला हिस्सा योनि होता है। जब जनन आदमी करता है, जब व्यक्ति जनन करता है तो उसके शीशन से क्या निकलता है? वीर्य निकलता है। अब वीर्य में क्या रहता है? शुक्राणु इसी योनि के द्वारा अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। उसके बाद से गाड़ी लोड हो जाता है अगर माने गर्भ भर गया तो ये हम लोग कहते हैं योनि। आई जन्म के समय जब बच्चा जन्म होने वाला होता है ना तो ये नाल के रूप में करते थे, जब खट दे बच्चा बाहर आता है, खट दे किससे? योनि से। किससे आता है? मुंह में थोड़ा आता है, योनि से नहीं आता है। तो हंस रहे हैं। योनि के बाद भोग, योनि के बाद भोग अंग्रेजी में बालबा कहते हैं। देखो मादा मानव के बाह्य जनन अंगों के सामूहिक रूप से भोग कहा जाता है। देखा बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला ना, बाहर वाला। जैसे आदमी देखता है बाहर, जैसे आप देख रहे हैं, किताब में बनाया, देख लीजिए मन भर देख लीजिए। तो जो बाहर वाला हिस्सा देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भोग कहते हैं। क्या कहते हैं? माने स्त्री के बाहर वाला जितना हिस्सा बा के जनन तंत्र के तो क्या भोग कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि यह मॉन्स प्यूबिक, बृहद भोगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, पेरिनियम, भगसेप प्रप्राण से मिलकर बना होता है। भगभेश नर शीशन के सम्मान करता है और संवेदनशील होता है। जो भाग होता है बाहरी सिरा होता है, इसी के कांटेक्ट में आते हैं ना तो माने जनन करने की कैपेसिटी पैदा होती है। भाग वो मर्द का जिसने जनसंख्या को नहीं बढ़ाया, लेकिन तमाम प्रकार की बातें होती है। सहायक ग्रंथियाँ, कौन कौन ग्रंथि स्त्री जनन तंत्र के अंदर पाया जाता है? निमन के लागत का पढ़ने तो पड़ेगा। अरे पढ़ लो यार, कौन बात का लाज है? अभी आप सीमा पर जाएंगे, लड़ने के लिए गोली खा जाएंगे, मर जाएंगे। अफसोस है कि मैंने योनि के बारे में नहीं पढ़ा। सहायक ग्रंथियाँ के 3 होती है। बार्थोलिन ग्रंथियाँ, कौन ग्रंथि? बार्थोलिन ग्रंथि, आस्तन ग्रंथि। ए बाबू, जगन आप कहे थे कि पुरुष में 3 ग्रंथियाँ होती है। कौन कौन? एगो प्रोस्टेट ग्रंथि, एगो काउपर ग्रंथि, एगो पेरिनियल ग्रंथि। इसी तरीके से स्त्री में भी 2 सहायक ग्रंथियाँ होती है, बार्थोलिन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। याद करो कौन कौन ग्रंथि? बार्थोलिन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। 4 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। बार्थोलिन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि एक जोड़ी होती है जो मलाशय और प्रपाण के बीच स्थित होती है और चिपचिपा द्रव स्रावित करती है, जो मैथुन में सहायता करती है। स्त्री के अंदर भी निकलता है वीर्य। स्त्री के अंदर भी क्या निकलता है? वीर्य। अभी तो जानो, अभी नहीं जानोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मास्टर तो जान रहा हूँ। तो उसी को हम लोग कहते हैं बार्थोलिन ग्रंथिया से निकलती है। स्त्री के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, किससे निकलता है? बार्थोलिन ग्रंथि से निकलता है। कहना ग्रंथि से, बार्थोलिन। यार याद कर लो, बार्थोलिन ग्रंथि से चिपचिपा द्रव निकलता है। पुरुष में कि स्त्री में? स्त्री में। टॉप करना है नीट नो। आस्तन ग्रंथि जानते बाहर लोग? स्त्री में, पुरुष में भी स्तन है, तुम्हारे पास भी स्तन है, लेकिन विकसित नहीं है। लेकिन स्त्रियों के पास विकसित होती है। स्त्री के पास कितना ग्रंथि? क्या कभी है कैसे? कभी किसी स्त्री को देखे जिसमें एक स्तन हो, एक न हो? मिल जाएगा, दुनिया में घूमोगे तब तो न देखोगे। तो एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ होती है दोनों। इसका कार्य क्या होता है? ये दूध को उत्पादन करती है। हालांकि इसके अंदर पालियाँ होती है, 15 से 20 पालियों से मिल करके बना होता है। आपको मैं बताऊंगा कि स्तन ग्रंथिया का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है चूचुक होता है। चूचक कहते हैं शायद। वह चूचक को पकड़ करके बच्चा क्या होता है? दूध पीता है।
चूचक के चारों ओर उपस्थित गोलाकार वर्णक युक्त भाग को गर्तिका कहते हैं। शिशु जन्म के पश्चात अस्तर ग्रंथि के प्रथम स्राव को नव दुग्ध या कोलेस्ट्राम कहते हैं। याद करिएगा, बच्चा जन्म लिया, बच्चा का लिया, जन्म लिया, और जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने के बाद जब माँ अपना पहला दूध पिलाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्राम कहते हैं। जब माँ अपना पहला दूध पिलाती है तो उसको कोलेस्ट्राम कहते हैं। और उस दूध में सबसे अधिक जीवाणुओं को, विषाणुओं को, जितने खतरनाक जीवाणु विषाणु होते हैं सबको नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इसी के लिए हम लोग नव दुग्ध माने नया दूध या इसी को कोलेस्ट्राम कहा जाता है। याद करो, हम देखते हैं कि कई बार चोटी तरह चोटी से चोट लगा था तो ये होता है आपका कोलेस्ट्राम होता है। चोटी देखो, चोटी देखो। तो जो माँ होती है पहला दूध पिलाती है उसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्राम कहा जाता है या नव दुग्ध कहा जाता है। आपसे कई बार मैं देखता हूँ कि प्रश्न पूछा जाता है कि कोलेस्ट्राम से आप क्या समझते हैं? तो कहते हैं कि जब कोई स्त्री अपनी पहली बार जब बच्चा उत्पन्न करती है और पहला बार जो दूध उत्पादन करती है माना दूध को पिलाती है बच्चों को, तो बच्चे के अंदर जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो प्रथम दूध को हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्राम। क्या कहा जाता है? याद कर लेना आज कोलेस्ट्राम क्या होता है। डॉक्टर बनो, देखो डॉक्टर बनना बहुत सौभाग्य की बात है। डॉक्टर बन जाओगे ना, नाम बहुत तुम्हारा होगा ही जान जाओ, लेकिन ना ही अनुभव वाला ना कि आज है तुम बड़ा। तो ये हमने का आज का स्ट्रक्चर था जिसका नाम था स्त्री जनन तंत्र। क्या पढ़े हम लोग? ये प्रभाव आपको रिपीट कर देते हैं। स्त्री जनन तंत्र का जो मुख्य जनन अंग होता है उसका नाम क्या होता है? अंडाशय। क्या नाम होता है? और स्त्री में अंडाशयों की संख्या कितनी पाई जाती है? 2। एक जोड़ी यानी इसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े सहायक जनन अंग, और सहायक जनन अंग में पहला आपने पढ़ा अंडवाहिनी। पहला क्या पढ़े थे? अंडवाहिनी। दूसरा क्या पढ़े? गर्भाशय। यार याद करो, पहला अंडवाहिनी, दूसरा का गर्भाशय, तीसरा का योनि, और चौथा क्या पढ़े? भग पढ़े। क्या पढ़े? भग पढ़े। उसके बाद से आपको पढ़ाया गया स्त्री सहायक जनन अंग या ग्रंथि। जन्म में पहला पढ़े आप बार्थोलिन ग्रंथि, और आपने कहा कि जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है इसका कार्य क्या होता है? तो बार्थोलिन जो ग्रंथि होती है वह एक चिपचिपा पदार्थ स्त्रियों में उत्पन्न करती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्तन ग्रंथि, और स्तन ग्रंथि में क्या पढ़े हम लोग? स्तन ग्रंथि में पाए कि स्त्रियों में जो स्तन ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी होती है, यानी कि संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और आपको ये भी बताया गया कि जब स्त्री पहला अपना बच्चा पैदा करती है तो उसके पहला जो दूध उत्पादन होता है, पहला जो दूध निकलता है, पहले अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं उसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्राम कहा जाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं नव दुग्ध भी कहा जाता है। याद करो। उसके बाद आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्त्री के प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण बताइए। प्राथमिक जौना से स्त्री की पहचान होती है, सचमुच में स्त्री है, जब उसकी पहचान होगी तो हम लोग कहेंगे कि वो प्रथम गौण लैंगिक लक्षण है। अंडाशय का निर्माण होना, गर्भाशय का निर्माण होना, अंडवाहिनी का निर्माण होना, योनि का विकास होना, ये जितने अंग देख रहे हैं मैंने नाम रखा, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण। याद होगा कुछ? अंडाशय का निर्माण होना, गर्भाशय का निर्माण होना, अंडवाहिनी का निर्माण होना, योनि का निर्माण होना, फैलोपियन नलिका का निर्माण होना, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण। और द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण में आप सभी लोग जानते होंगे कि जब स्त्री का एज कितना साल हो जाता है? 11 से 13 साल के हो जाता है तो स्त्री के अंदर जो होता है किसका निर्माण शुरू होता है? MC आना शुरू हो जाता है। शरीर पर बाल उग जाते हैं, आवाज़ मधुर होने लगती है, तरह तरह के मन बदलाव होने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि अब स्त्री के अंदर यौना अवस्था का हो गया, प्रारंभ हो गया। ये सारी प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। हालांकि आज हम लोग खाली इसका एक झलक देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख भी सकते हैं इसको अगर आ जाता है तो। कल हम लोग इसको बारी बारी से लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ आप कल जब आएंगे तो स्त्री जनन तंत्र का खूब बेहतर ढंग से चित्र बना कर एक लेकर के आएंगे। इस चित्र में आप देखेंगे, बनाने का भी आपको हो जाएगा। एक स्तन ग्रंथि का भी चित्र बना कर लेकर आएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बाहर वाला अंग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चूचक कहते हैं। अच्छा चलो, इतना तो पढ़ लिए, लेकिन एक आपको चीज़ मैं लिखा देता हूँ कि आप याद रखेंगे। चलो एक हेडिंग बना लो, कुछ तो लिख लो। स्त्री का प्राथमिक
गौण लैंगिक लक्षण। अच्छा बायोलॉजी आपको समझ में आता है? चलिए पहले लिखेंगे अंडाशय का निर्माण होना। अंडाशय का निर्माण होना। फैलोपियन नलिका का निर्माण होना। गर्भाशय का विकास होना। गर्भाशय का विकास होना। इन सभी को प्रजनन इत्यादि को स्त्री का प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे स्त्री का प्रथम गौण लैंगिक लक्षण के बारे में बताइए तो आप खूब बढ़िया तरीके से ये स्त्री का प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण के बारे में लिख करके बता सकते हैं। बोर्ड में अगर आता है क्वेश्चन ये एकदम आराम से लिख सकते हैं, इसको कभी छोड़ ही नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते। आइए अब हम लोग आते हैं स्त्री के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। स्त्री के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। ये तो आप अपने आप से लिख लेंगे, छोड़ दें। ये अपने आप से लिख सकता है कि स्त्री के अंदर जो होता है शरीर का विकास होने लगता है।